रावलपिंडी में हेपेटाइटिस के मरीजों में फिर से इजाफा होने लगा है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान तकरीबन 35 मरीजों में हेपेटाइटिस बी और 122 मरीजों में हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस हुई है, जिनमें 15 साल से कम उम्र के 8 बच्चे भी शामिल हैं, विच इज़ शॉकिंग। इब्तदाई तौर पर 4 यूनियन काउंसिलों में 20,000 की आबादी में रैपिड टेस्टिंग के जरिए तकरीबन 500 मरीजों में वायरस की तशख़ीस हुई है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियोज़ में कौन मौजूद हैं? हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अनवार अब्बासी साहब और डॉक्टर निदा जो हैं, निदा अली हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लीप LHEAP, और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम डेट लेते हैं अनवार साहब से। अनवार साहब, ये अपडेट्स बताइए इस वक्त ट्विन सिटीज़ की क्या अपडेट्स हैं इस हेपेटाइटिस को लेकर प्लीज़। देखिए नीव, जब इब्तिदा में स्क्रीनिंग की गई, एक यूसी है रावलपिंडी की UC 10, वहाँ से तकरीबन 42 जो पेशेंट्स से हेपेटाइटिस सी के वहाँ से डिटेक्ट हुआ वहाँ पर। उसके बाद फिर ये लीप के इश्तराक से रोज़ाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक जो अदाद शुमार हैं जो लीप की जानब से किए गए हैं वो 20,480 जो पेशेंट हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से HBV पॉजिटिव जो हैं, हेपेटाइटिस बी जिसे कहते हैं, वो 115 हैं। इसके अलावा HCV जो हेपेटाइटिस सी हमें जिसे कहते हैं वो 350 हैं। इसके अलावा जो टोटल PCR किए गए हैं वो 297 हैं। और इसके अलावा टोटल वैक्सीनेटेड जो हेपेटाइटिस बी के लिए की गई वैक्सीनेशन की गई है वो 6098 है। और जो टोटल वैक्सीनेटेड जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो 6000, वो भी 98 है। और इसके अलावा टोटल वैक्सीनेटेड सेकंड डोज जो जिन पेशेंट्स को दी गई है वो 1945 है। और यूँ पेंडिंग जो सेकंड डोज अभी जिन पेशेंट्स को दी जानी है वो 4153 है। तो यूँ रावलपिंडी में इब्तदाई तौर पर तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे हेपेटाइटिस सी इतनी तेज़ी से फैल रहा है। जब एक यूनियन काउंसिल को स्पेसिफिक वहाँ पे जब स्क्रीनिंग की गई तब पता चला कि वहाँ पे बड़ी तेज़ी से हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहा है। तो उसके बाद फिर लीप के तहमन से इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है और अब तक जो हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट बड़े हैरत अंगेज़ तौर पे उनमें काफ़ी नुमाया जो इजाफा होता जा रहा है, ये बड़ा एक अलार्मिंग जो साइन है हमारे लिए। चले जी, ये अलार्मिंग साइन है। डॉक्टर निदा जो हैं, निदा अली हैं, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लीप की, और स्पेशलिटी मतलब स्पेशली फोकसली आप हेपेटाइटिस को देख रही हैं। थोड़ा सा बताइएगा लीप के बारे में और फिर हेपेटाइटिस के बारे में प्लीज। जी, लीप एक इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है। लीप स्टैंड्स फॉर लोकल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन एंड प्रिवेंशन। हमने इसके लिए MOU साइन किया था 3 जून को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और कोalition ऑफ ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के दरमियान साइन हुआ था। इसमें यह था कि जितने डोमेस्टिक रिसोर्सेज हमारे पास हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के लिए अवेलेबल हैं वो, और कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो कोalition जिसका मैंने नाम लिया ऑर्गेनाइजेशन, US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इश्तराक से हम ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट में ये है कि हम एक मरीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं और अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसका फिर वायरल लोड टेस्ट करते हैं, PCR, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसके जिस्म में कितना वायरस मौजूद है और उसकी बेसिस पे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो जितने भी पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आते हैं हम उनकी टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और जो पेशेंट हमारे पास नेगेटिव आते हैं हम उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन फराहम करते हैं। तो जिन यूसीज को हमने टारगेट किया है, हमने देखा है कि वहाँ पे हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं साथ ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट्स। पाकिस्तान में दुनिया में हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं, हाईएस्ट बर्डन कंट्री। और हेपेटाइटिस फैलने की यही वजूहत होती हैं जो कि हम सब जानते हैं कि सिरिंजेस का डुअल यूज़, जो IV ड्रग एब्यूज़र्स हैं अगर वो नीडल शेयरिंग करें, बार्बर्स हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो हमें देखने को मिल रहा है वो हेल्थ केयर सेटिंग्स में है। हेल्थ केयर सेटिंग्स में हेपेटाइटिस बी और सी ये फैलाने के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जिसमें डेंटल प्रोसीजर्स आ गए, सर्जरीज आ गई, इसके अलावा और चीज़ें, फॉर एग्जांपल वो मर्द जो मर्दों से ताल्लुक़ कायम करते हैं और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट तो हमारे पास मौजूद है लेकिन वैक्सीन नहीं है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि अगर स्टार्ट हो जाए तो एक मरीज़ को या तो सारी ज़िंदगी लेना पड़ता है या बहुत लंबे अरसे तक, और इसका ट्रीटमेंट महंगा भी बहुत है। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि वैसे तो ये मर्ज़ बड़ों में ही देखने में आता है, लेकिन इससे 8 बच्चे भी मुतासर हुए हैं, तो बच्चों में किस तरह से हो सकता है? लाइक हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई हो। देखिए, बच्चों में जो सबसे पहला बच्चों का इंटरेक्शन होता है हेल्थ केयर के साथ वो है एट द टाइम ऑफ बर्थ।
ٹھیک ہے. ہم نے جن بچوں میں ہیپاٹائٹس بی کی پریولنس دیکھی ہے وہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ زیادہ تر ہوم برتھس تھیں جس میں جو دائیاں یا ٹرین برتھ اٹینڈنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے انسٹرومنٹس کی اس طرح صفائی کی ان کو اورینٹیشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے کس طرح کون سے انسٹرومنٹس ایک مریض سے دوسرے پر استعمال نہیں کرنے. تو پہلا انٹریکشن یہ, تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلی اگر مدر کو ہیپاٹائٹس بی ہو یا ہیپاٹائٹس سی ہو تو وہ اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. تو جو ہم نے 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھا ہے ان میں زیادہ تر ہوم برڈس ہیں یا وہ ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں سے یہ انفیکشن کیچ کیا ہے. انفیکٹ ایک ہاؤس ہولڈ ہمارا ایسا ہے جس میں 4 افراد ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں, ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں, جس میں مدر کو ہیپاٹائٹس بی تھا اور اس نے اپنے 3 بچوں کو ہیپاٹائٹس بی دیا جس میں سب سے چھوٹا بچہ 3 ماہ کا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی اس میں تھوڑا سا فرق بتائیے گا, یہ بتائیے کہ یہ مریض کتنا, یہ جو مرض ہے یہ اس کی تھوڑا سی اس کی ڈسکرپشن بتائیں گے, یہ بیسکلی کیا عام کرتا ہے, اور جیسے پھر وہ جو ٹرانسفر والی بات ہے پھر اس کے اوپر میں آتا ہوں. جی, تو ہیپاٹائٹس بی اور سی انتہائی موذی وائرل انفیکشنز ہیں. ہیپاٹائٹس بی کا وائرس ڈی این اے وائرس ہے اور ہیپاٹائٹس سی کا وائرس آر این اے وائرس ہے. یہی خون کے ذریعے پھیلنے والے امراض ہیں, لیکن یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ کھانے پینے سے یا پانی شیئر کرنے سے یا برتن شیئر کرنے سے نہیں پھیلتا. اس کے علاوہ اس کو ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی. ہمارے جسم میں وائرس آیا, کئی سال تک وہ وائرس موجود رہا, لیکن اس کی علامت تب ظاہر ہوئی جب جگر خراب ہونا شروع ہوا, کیونکہ پرائمریلی جگر کو افیکٹ کرتا ہے. اور اگر اس کو ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو یہ لیور سیروسس اور لیور کینسر بھی کاز کر سکتا ہے, اور پاکستان میں لیور کینسر کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز جس میں گیسٹرونٹرولوجی اور ہیپاٹولوجی کے وارڈز ہیں اس میں پیشنٹ کا برڈن بہت زیادہ ہے. تو جو مسئلہ ہے پاکستان میں, لیکن یہ صرف پاکستان کا چیلنج نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ یہ چیلنج ہے کہ ہیپاٹائٹس کو صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ 90% کیسز میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. اوکے, مطلب علامت ہی نہیں ہے. اچھا انوار صاحب, میں آپ کے پاس وہ جو ٹرانسفر والا ہے نا وہ ایشو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. انوار صاحب, ایک تو لیپ ہو گیا جو کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے, مطلب اس وائرس کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور کوئی سرکاری جو ہیں ہاسپٹلز ہیں, کلینکس ہیں, کوئی اسپیشل پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ پاکستان نمبر 1 ہے اس میں. دیکھیے, اگر راولپنڈی کی بات کی جائے تو محکمہ صحت راولپنڈی کی جانب سے اور لیب کے اشتراک سے یہ پروگرام ابھی جاری ہے. اسکریننگ جو ہو رہی ہے اس کی R2 کے جو فنڈنگ ساری وہ لیب کی جانب سے کی جا رہی ہے, لیکن اشتراک میں جو امپلائیز وہاں پہ جو اس عمل میں شریک ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سروینٹ ہوتے ہیں. یہ محکمہ صحت راولپنڈی پنجاب کی جانب سے اشتراک سے یہ پروگرام جاری ہے. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ PCR کے لیے جو ایک کامن پیشنٹ ہے, کہ عام شہری ہے, اسے جب اس ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے تو آلموسٹ تقریباً 25-30,000 کا وہ ٹیسٹ ہے. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. جب ابتدائی طور پہ ڈائگنوس ہوتا ہے, اسکریننگ میں آ جاتا ہے, اس بعد PCR ٹیسٹ کے لیے ریفر کیا جاتا ہے پیشنٹس کو, تو بہت سارے لوگ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہ مرض تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. بڑا حیرت انگیز طور پہ راولپنڈی میں جو اب ڈائگنوس ہو رہا ہے بی اور سی, اب جو کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر 333 جو پیشنٹس ہیں ہیپاٹائٹس سی کے جو ڈائگنوس ہو چکے ہیں اب تک, جن کا پازیٹیو آیا ہے, جو اس کا RDT جو پازیٹیو ہے 333 ہے, اور ہیپاٹائٹس بی کے 102 ہیں. تو یوں بی اور سی کے بھی 9 ہیں, لیکن موسٹلی جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں ڈائگنوس ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ PCR ٹیسٹ کے لیے نہیں جاتے, اور فردر اس کے لیے ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر پاتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب لیپ کے اشتراک سے اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے کم از کم جو اب اس کم از کم اتنی ایک سہولت دی جا رہی ہے. اب 20,000 کے قریب جو پیشنٹس ہیں ان کے PCR کیے گئے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم فری آف کاسٹ یہ جو PCR ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے. یہاں کریکشن کر دوں کہ 20,000 پیشنٹ کا ہم نے ریپڈ ٹیسٹ کیا ہے. یہ ریپڈ کٹ ہوتی ہے جو آپ گھر میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. بالکل اتنا خون ہمیں چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ انسولین شوگر چیک کرنے کے لیے گھر میں. جی, وہ ریپڈ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے. یہ ہم نے 20,000 لوگوں کا کیا, اس میں 400 لوگ جو پازیٹیو آئے ہیں ان کا پھر ہم نے PCR کیا ہے. جی, اور PCR جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت مہنگا ٹیسٹ ہے, اور اس کی سہولت سرکاری طور پہ پنڈی میں کہیں بھی موجود نہیں تھی. پرائیویٹ لیبس کر رہی تھیں, لیکن سرکاری طور پہ راولپنڈی کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بھی یہ سہولت موجود نہیں تھی, جس کے لیے ہم نے جس کے لیے لیپ نے اگین منسٹری آف پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے تعاون سے ایک لیب اسٹیبلش کی بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی میں, اور وہاں پہ ہم اپنے سب مریضوں کا PCR مفت کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, جو میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. آپ نے کہا کہ ڈینٹل کے تھرو ڈیورنگ سرجری, مطلب جو ہیلتھ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں
ज़्यादातर ये मर्ज़ जो है वो फैल रहा है। जी। सो इस किस्म की जब कोई ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स किए जाते हैं तो क्या पहले मरीज़ों का टेस्ट नहीं किया जाता कि खुदा न खासा अगर इसमें वो चीज़ निकल आए तो आप पहले से उसकी उसके लिए कुछ आप प्रिकॉशंस वगैरह ले लें, या जो इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स आपने यूज़ किए उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए ताकि नेक्स्ट जो मरीज़ आ रहा है उसको वो ना ट्रांसफ़र हो? जी बिल्कुल। जितनी सर्जरीज़ और मेजर प्रोसीजर्स होते हैं उसमें तो ये प्रोटोकॉल है कि हमने पहले पेशेंट का हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करना है उसको ओटी टेबल पे लेटाने से पहले। लेकिन कुछ ऐसे आउटडोर प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि डेंटल प्रोसीजर्स जिसमें इतना टाइम नहीं होता। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपका दांत निकाला या डेंटल ट्रीटमेंट दिया, वो पहले आपका टेस्ट नहीं करते। एक बात ये। दूसरी बात ये कि एक डॉक्टर का काम ये ज़रूर है कि वो देखे कि इसका टेस्ट हुआ हुआ है और वो एक इन्फेक्टेड पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे पर ना इस्तेमाल करे। लेकिन एक डॉक्टर की जॉब ख़त्म हो जाती है जब वो सर्जरी ख़त्म करता है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग है वो टेक्निकल स्टाफ करता है जो कि पैरामेडिकल स्टाफ होता है। अब उनकी ओरिएंटेशन ये बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी इंस्ट्रूमेंट्स को बॉयल करने से या ऑटोक्लेव में चलाने से नहीं मरता। बहुत सिंपल सी चीज़ है ब्लीच, क्लोरीन जिसको कहते हैं। अगर हम क्लोरीन से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को धो लें तो हेपेटाइटिस बी, सी और इवन HIV भी मर जाता है। तो ये बहुत सिंपल सस्ता तरीका है, लेकिन हमें इसकी ओरिएंटेशन देने की ज़रूरत है अपने पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को। अच्छा, यहाँ पे जो आपने वो बात की थी ना अब बर्थ वाली कि वो जो है मदर ट्रांसफ़र करती है अपनी बर्थ जो है अपने बच्चे में। अब यहाँ पे जब फैमिली प्लानिंग में आते हैं ऑफ कोर्स वो भी डॉक्टर से जाके डिस्कस करते हैं और आई एम श्योर वहाँ पे भी इसकी तशख़ीस होती होगी कि हेपेटाइटिस है। तो ये पेरेंट्स का मतलब कसूर नहीं हुआ कि वो एक जान नहीं आनी है दुनिया में, आपने उसमें एक वायरस का जो है ट्रांसफ़र कर दिया नोइंगली? देखें, बहुत सारी ख़वातीन हमारे यहाँ उनका पहला टेस्ट ही तब होता है जब वो एंटीनेटल केयर के लिए यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद हस्पताल जाती हैं। तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, चलें फिर हमने उनका टेस्ट करवा लिया। उसके बाद ये होता है कि अगर वो पॉजिटिव आएँ तो दौराने डिलीवरी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हम फॉलो करें तो हम बच्चे को बचा सकते हैं, जिसमें एक तो हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज है। मतलब पैदा होते ही 24 घंटे के अंदर अगर हम बच्चे को वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा दें और कुछ एंटीबॉडीज हैं अगर वो लगा दें तो बच्चा प्रोटेक्ट हो सकता है। और हेपेटाइटिस सी के लिए भी इसी तरह एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो हम पैदा होने वाले बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन स्टिल ये 100% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर माँ में है तो बच्चे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर माँ डिटेक्ट हुई है तो हम यही उन्हें फ़र्दर एडवाइस करते हैं कि वो इसको मज़ीद इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। लेकिन दौरान प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट ऐसी है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं शुरू करवा सकते। तो इसकी बेसिक ट्रीटमेंट है क्या? ओके, हेपेटाइटिस सी के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स जो कि मुंह से खाने वाली ओरल मेडिकेशंस होती हैं और इनका 3 महीने का कोर्स होता है जिससे आपके जिस्म से हेपेटाइटिस सी का वायरस क्लियर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल है। एक तो पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। जब तक उसके अंदर एक ख़ास वायरल लोड, उसके जिस्म में एक ख़ास वायरस की तादाद नहीं होती तब तक हम उसको ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवा सकते, क्योंकि एक चांस ये होता है फॉर एग्जांपल बच्चों में कि वो उनकी बॉडी वायरस को खुद क्लियर कर ले, लेकिन ये बहुत कम होता है। जी, तो इसकी ट्रीटमेंट एक दफ़ा हमने इनिशिएट करी तो उसमें इंटरफेरॉन्स भी आते हैं जो कि इंतहाई महंगी ट्रीटमेंट है और सरकारी तौर पर प्रोवाइड नहीं की जा सकती बिकॉज अगेन उसकी प्राइस प्रोवाइड किया जा रहा है सरकारी तौर पर। जी, और ले रहे हैं बस ऐसा है। अब हेल्थ केयर का बर्डन इतना ज़्यादा है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान में हर साल 1.5 करोड़ अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। 1.5 करोड़ नए मरीज हर साल, एवरी ईयर हेपेटाइटिस के। और रिकवरी कितने मरीजों की हो जाती है जो बिल्कुल सही हो जाते हैं? ये हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई एस्टिमेट्स भी मौजूद नहीं है जो ये चीज़ें जांच रहे हों। उनकी ट्रीटमेंट ही नहीं है ना अभी, मतलब डायग्नोसिस ही उनका पूरा नहीं होता। डायग्नोसिस नहीं है, ट्रीटमेंट भी मुकम्मल नहीं है। तो अगर हर साल 1.5 करोड़ जो मरीजों का इजाफा हो रहा है एवरी ईयर, तो ये एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं डॉक्टर निदा? मतलब ये हेपेटाइटिस अभी पिछले साल तो नहीं आया होगा आई एम श्योर, ये आप मोर देन हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम इट। जी, हमारे जो एस्टिमेट्स अभी कहते हैं वो ये कि हर 100 में से तकरीबन 3 अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं और हर 100 में से तकरीबन 5 अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। सर ये 50% आम आपकी हर साल 1.5 करोड़ में इजाफा हो रहा है। Almost अब आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इस पे डॉक्टर निदा बता रही हैं कि सरकारी कोई भी अस्पताल नहीं है जो कि इसको जो है मैनेज कर रहा है, इसको काउंटर कर रहा है। आपकी नज़र में कोई आया? देखें, एक तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि जो PCR के लिए ज़रा रेफ़र किया जाता है जो पेशेंट को, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और अब नूरी हॉस्पिटल में भी आल्दो कि वो सरकारी है, नीम सरकारी कह सकते हैं, तो वहाँ भी अब भी मेरा ख्याल 24,000 या 25,000 का वहाँ पे वो PCR टेस्ट है।
موسٹلی جس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ دن کو اکثر پیشنٹس ایسے سے واسطہ پڑتا ہے، دوران رپورٹنگ میں پڑتا ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے. اور ہمارے سرکاری اسپتالوں کی ماشاءاللہ حالت ظاہر ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک عام جو سی پی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی 3-4 گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. اگر بے نظیر بھٹو اسپتال کی بات کریں، ابھی آپ وہاں پہ چلی جائیں تو اتنی لمبی لائنز ہوتی ہیں، تو وہ پیشنٹ پہلے ہی دیکھ کے وہ لائنز دیکھ کے نا ایک سی پی ٹیسٹ کے لیے اسے اتنا خوار ہونا پڑتا ہے. فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا پیشنٹس کو، جس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس جو ایسے ہوتے ہیں، چاہے ہیپیٹائٹس بی کے ہیں یا ہیپیٹائٹس سی کے ہیں. ہمیں تمہارے پروگرام میں تو میرے خیال سے وہ کوئی سندھ کے سینٹر آئے تھے نا، جنہوں نے کہا تھا باہر سے ملک سندھ آ رہے ہیں علاج کروانے کے لیے. آ رہے ہیں، وہ سندھ آ رہے ہیں، سر درد کا علاج کروانے آ رہے ہوں گے. ظاہر لفظی طور پہ تو ہم یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. جب یہاں وفاقی دارالحکومت پہ جو برڈن ہے، پیمز بھی آپ دیکھا ہوگا، یہ بتایا گیا تھا کہ 4 مزید ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں. یہ ہم 10 سالوں سے یہ سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی. اور راولپنڈی کی اگر بات کی جائے، بڑے جو الائڈ اسپتال ہے، جس طرح بے نظیر بھٹو ہے، اولی فیملی ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ ڈی ایچ کیا ہوا ہے، وہاں پر چلے جائیں. آپ ایک دفعہ وہاں پر وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت حالت زار کیا ہوتی ہے وہاں پیشنٹس کی. صرف ٹیسٹ اور پرچی بنانے کے لیے لوگوں کو لمبی لائنوں میں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر، جس دن پاکستان کا جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے وہ جا کے پیمز میں یا بے نظیر میں جا کے اپنا علاج کرائے گا نا، اس دن میں سمجھوں گا کہ اصل ہیلتھ کیئر میں جو ہے ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کر چلوں، کوئی آپ کا منسٹر، پرائم منسٹر کو تو چھوڑیں، اوپر کی بات ہے، آپ کا منسٹر یا ایڈوائزر نہیں، وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے تو لنڈن چلے جاتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے. یہی تو بات، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. چلے انوار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ ڈاکٹر ندا بہت بہت شکریہ. آپ آئیں، بڑی اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے جو ہے ڈسکشن کی اور یو شیڈ سم لائٹ. اور خواتین و حضرات، اینولی 1.5 کروڑ جو ہے اضافہ ہو رہا ہے سونیا، 1.5 کروڑ اینولی. اور اس پہ ابھی تک جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس کے حساب سے ابھی تک سرکاری طور پہ اس کے اوپر کوئی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے ہیں.